सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है c इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड हमारे पास वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं हम, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6। हम कोई सी भी वैल्यूज ले सकते हैं बिकॉज वी हैव टू असाइन अ वैल्यू फॉर a एंड b, सो वी आर टेकिंग एनी वैल्यू। सो यहाँ पर देखिए हम हमें हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये हमारा ग्राफ है, असाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। तो a और b को हमने वैल्यूज असाइन किया 5 एंड 6, ठीक है। सो वी आर परफॉर्मिंग अ डेटा फ्लो मैकेनिज्म, we are showing data flow mechanism because data are available on node or an instruction, ठीक है। So this 5 and 6 is the data which is present which is present for instruction, ठीक है। तो डेटा इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा डेटा है, एंड डेटा हमारा प्रेजेंट है, किसके लिए प्रेजेंट है, हमारा फायर के लिए। फायर मींस फैच एंड एग्जीक्यूशन, सो वी आर फैचिंग, ठीक है। सो फॉर दिस ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन, क्या करेंगे, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमने इंस्ट्रक्शंस को वैल्यूज असाइन किए, अब वो हमारे क्या करेंगे, इस ऑपरेशन के लिए वैल्यू को फेच करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे, एंड उनका जो रिजल्ट है वो हमें शो करेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा हमारा a प्लस बी, आफ्टर फैचिंग एंड executing we are getting a plus b, and this a plus b results hold by the value by the node c, ठीक है। तो a plus v की जो भी वैल्यूज थे वो हमने असाइन की, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया आफ्टर फायरिंग, मींस फेच एंड एग्जीक्यूट। हमारा रिजल्ट क्या होगा, c इज इक्वल टू a प्लस बी, मींस a प्लस b की जो वैल्यूज हैं वो हमारी क्या होंगी, ऑपरेशन परफॉर्म करके ऐड करके रिजल्ट क्या आएगा, c इज इक्वल टू 11 ये हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका after firing है, means after fetch and execute, before fetch and execute we will provide the token or we can provide the data for the instruction. We are passing the data or we are passing the operand, ठीक है, for the instruction, or we perform the operation when data is available for instruction, then only we can perform the operation, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको याद रखना है कि डेटा या ऑपरेंड आपका प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप उस ऑपरेशन को परफॉर्म करा पाएंगे, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा पाएंगे। एंड just because of this reason we are saying this is a data driven mechanism because all the instruction are executed or derived by the data, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2-3 टर्म्स यूज किए हैं। फर्स्ट एक टर्म हमने यूज किया है डेटा, जिसे हम ऑपरेंड भी बोल रहे हैं, एक हमने टर्म यूज किया है फायर्स, जिसे हम फैच एंड एग्जीक्यूट बोल रहे हैं, एंड एक और टर्म हमने यूज किया है डेटा टोकन, ठीक है, डेटा टोकन, ठीक है। तो और एक और टर्म हमने यूज किया है ईगर, ठीक है। तो ये टर्म्स जो है वो आपको याद रखने हैं कि ये आपके डेटा ड्राइवन डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में यूज होते हैं एंड इनके मीनिंग क्या है, ठीक है। सो क्लियर है ये सभी को डेटा फ्लो मैकेनिज्म। मैम एगर का मीनिंग बता दीजिए। ओके, देखिए अभी एक्चुअली जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक बार बता देती हूँ कि देखिए लास्ट टू लास्ट वीक में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने आपकी आई थिंक 3 क्लासेस मिस की थी, मंडे टू वेंसडे तक की। थर्सडे मैंने क्लास लिया था आफ्टर दिवाली, ठीक है। दिवाली वाली, हाँ दिवाली के नेक्स्ट वीक में, एंड लास्ट वीक आपकी एक क्लास मिस हुई थी थर्सडे की, ड्यू टू पावर फेलियर एट माई एंड, जो मैंने फ्राइडे शेड्यूल की थी, बट फ्राइडे हॉलीडे की वजह से फिर वापस से कैंसिल हुई थी। तो वो जो 4 क्लासेस है वो मैं आज से आपकी थर्सडे तक रेगुलरली मॉर्निंग 8:20 से या 8 o'clock से क्लास शेड्यूल करूंगी, 8:20 से 9 एंड 9 to 9:40। तो ये आपकी 2 क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, सिर्फ इस वीक के लिए है। नेक्स्ट वीक से आपकी जो रेगुलर क्लासेस जो टाइम है वही रहेगा 9 o'clock से, राइट। बिकॉज देखिए आपका सेकेंड मॉड्यूल मुझे कंप्लीट करना है ऑलरेडी, होली की वेकेशंस की वजह से ये ऑलरेडी डिले हो गया है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्लासेस लेके जो आपकी लास्ट क्लासेस जो नहीं हुई थी उनको अभी कवर अप करके ये मॉड्यूल हम पूरा वाइंड अप करेंगे, एंड आपका इसी वीक में आपका मैं आपको सेकंड मॉड्यूल का असाइनमेंट्स भी दे दूंगी, और सेकंड आपका थर्ड एमसीक्यू भी कंडक्ट होगा सेकंड मॉड्यूल का, जैसे ये मॉड्यूल कंप्लीट होगा, राइट। सो प्लीज कॉपरेट, इस वीक में सिर्फ आपको 8:20 से 9 और 9 से 9:42 क्लासेस कंटिन्यू लेनी है, ठीक है। एंड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसी टाइम पर आपको बताते जाऊंगी कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कौन सा आपका नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमें उसे अच्छे से कवर करना है, बिकॉज 100% उस
टॉपिक से आपका एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही। मैम न्यू वाले एग्जाम पैटर्न के बारे में अब आपको मिल गए मतलब इंस्ट्रक्शंस की उसके हिसाब से प्रिपेयर कराने हैं या कुछ ऐसा? आप एक्चुअली मुझे अभी तक कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिले हैं, तो आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम। मे बी हो सकता है कि अभी कमिंग डेज में कोई मीटिंग हो तो उसमें पता चले कि मैम हमें एक कौन सैम्पल सा। पेपर भी मिलता तो कुछ आइडिया लग जाता किस तरह से प्रिपेयर करना है। देखिए ऑफलाइन एग्जाम होंगे तो ऑफलाइन एग्जाम के लिए भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो यही रहेंगे। अगर फॉर एन एग्जांपल जैसे आपका वाईएमसी का जो पहला एक ही अभी आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो पैटर्न था उसमें 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब स्टार्टिंग 5 क्वेश्चंस जो थे 1.5 मार्क्स के थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो 4 या 5 मार्क्स के थे, एंड उसके बाद जो डिटेल वाला था वो आपका 6 या 7 मार्क्स के थे, 7 या 8 नो मैम, मार्क्स। हमारा पैटर्न कुछ और था। नहीं, आप वाईएमसीए का जो सिर्फ एक एग्जाम हुआ है इसका, मतलब जब बच्चों ने इसका एका का पेपर दिया था मैंने सिर्फ वही पेपर देखा है। उसके बाद पैटर्न चेंज हो गया हो तो आई डोंट नो, एमसीक्यू ऐड हो गए हैं शायद। तो वो पेपर मैंने देखा, आप लोगों ने दिया है क्या उसके बाद पेपर ऑफलाइन? मैम हमारा ना जो वेटेज चेंज हुआ था ऑनलाइन होने की वजह से, तो उसी के हिसाब से अब हमारा एग्जाम पैटर्न भी सारे सब्जेक्ट के लिए ओवरऑल चेंज हो गया। तो वो हम बताना चाह रहे थे आप, हाँ तो अभी ये स्पेशली वाला, एटा। हाँ क्या पता है आपको एका का? मैम तो फर्स्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज होंगे। ओके, हम कितने स्पेशली 10 मार्क्स? मैं बोल 10 रही हूँ के एमसीक्यूज होंगे, 10 एमसीक्यूज। 10 एमसीक्यूज 5 मार्क्स के होंगे या 10 मार्क्स के होंगे? 1 मार्क्स के होंगे 10 एमसीक्यूज। 10 मार्क्स के, ओके। और मैम सेक्शन बी में क्या होगा कि 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें 3 करने हैं और वो 5 नंबर के होंगे। ओके, तो टोटल 25 नंबर का एग्जाम है। और डिटेल, और उसके बाद 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा? नो मैम, 1 मार्क्स होता है एमसीक्यू हो गए ना, और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन की एग्जाम का टाइमिंग क्या होगा? मैम कितने इतना नहीं आवर्स पता का? चला अभी। 3 आवर्स का मैम होगा? 1.5 घंटे का है, डेढ़ घंटे, वन नहीं एंड डेढ़ हाफ? 1.5 घंटे का, आवर्स। 1.5 घंटे का। 1 1.5 घंटे का पॉइंट, है। ओके, तो आपको डिटेल वाले नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए मार्किंग जो भी हो सकता है कि आपको डिटेल में ना पूछे, बट टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो मैं आपको बताते जाऊंगी, बिकॉज क्वेश्चंस जो होंगे वो उन्हीं टॉपिक से बनेंगे, राइट। तो एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यूज भी वो जो आपके टॉपिक्स है उनसे ही आपका एमसीक्यूज बनेंगे। एंड जो आपके क्वेश्चंस हैं, लाइक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जैसे मैं बोली थी कि 7-8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है तो उसको वो डिटेल में ना पूछ के उस टॉपिक को वो शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमें मेनली फोकस करना है टॉपिक्स पर कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमें उनको कवर करना है। क्वेश्चन उन्हीं से बनेंगे, शॉर्ट बने, एमसीक्यूज बने, लॉन्ग बने, जो भी, राइट। तो ये मैं एक बार मैम से, एचओडी मैम से एक बार कंफर्म कर लूंगी कि पैटर्न आप लोग का क्या रहेगा और कितने आर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 1.5 का रहेगा या 3 का रहेगा। तो उस अकॉर्डिंगली मैं आपको लास्ट में, देखिए आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा तो लास्ट में मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी एक शेयर करूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे, तो उनसे आपको हेल्प मिलेगी। एंड सेकेंडली मैंने अभी जो जीसीएल पर अपलोड किए हैं वो एमडीओ के पेपर्स हैं, वो वाईएमसी के पेपर्स नहीं है, बिकॉज वाईएमसी का सिर्फ एक ही पेपर हुआ है एका का ऑफलाइन, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, तो ऑनलाइन में भी सिर्फ उनका एमसीक्यूज हुए थे, रिटर्न मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो सिर्फ हम मैंने एक आपको, favor हाँ हम अगर हमारा सिलेबस मतलब हो ही जाना चाहिए, वो आप क्वेश्चन बैंक आप एक्स्ट्रा शेयर कर क्लासेस दो मैम अभी। ऑन टाइम पे। मैम हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप प्लीज एक वीक का एक्स्ट्रा टारगेट रख के, मतलब सिलेबस के बाद आप हमारी प्रैक्टिस करवा दीजिएगा, क्योंकि ओके क्वेश्चंस बैंक हमें पहले भी मिले हैं, बट क्योंकि ऑनलाइन था सब कुछ तो कोई खास फर्क नहीं है, मतलब नहीं आता हमें कुछ। तो अब हम ओके पढ़ रहे हैं तो इसकी ओके आप प्लीज अपनी साइड से हमारी प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। ओके, देखिए मेरा मैम मेन वो जो फोकस, क्वेश्चन बैंक के बारे में आप कह रहे हो मैम वो शेयर कर देते। ओके मैं वो शेयर कर दूंगी, उसमें कुछ अपडेशन की रिक्वायरमेंट्स होगी उसमें एक्चुअली, वो उसमें एमसीक्यूज नहीं है, उसमें सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं। थ्योरी मींस और न्यूमेरिकल दोनों, मतलब जिस मॉड्यूल से जो मैम तो न्यूमेरिकल हम बनते हैं उसी के वो, थ्रू पढ़ लेंगे ना। ओके वो मैं अपलोड कर दूंगी जीसीएल पर, ठीक है। तो उसको आपको आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से आपको पढ़ना है वो क्वेश्चंस को देखकर, राइट।
सेकेंडली जैसे आप बोल रहे हैं कि लास्ट में 1 वीक, तो हम एक काम करेंगे, जो क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उसको हम एक बार उसी क्वेश्चन बैंक से ही मॉड्यूल वाइज उनको हम एक बार एज अ रिवीजन डिस्कस कर लेंगे, राइट। और अभी जब मैं पढ़ाते जा रही हूँ तो वो क्वेश्चंस मैं आपको मतलब टॉपिक्स वैसे भी बताते जा रही हूँ, एंड लास्ट में मैं आपको बाद में और भी बता दूंगी कि आप जो आपका सिलेबस है आप उसमें मार्क कर लीजिए, या फिर कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं थ्योरी के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें आपका न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आता है, बट 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आई डोंट नो न्यूमेरिकल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, बट हमें प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज अगर आ गया तो आप कैसे करेंगे, तो आपके पास सारे ऑप्शंस होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैं आपको जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी न्यूमेरिकल है, वो पैरेलली कराते जा रही हूँ, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैं आपको साथ में भी बताते जा रही हूँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपको ज्यादा फोकस देना, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बस आपको आइडिया होना चाहिए कि बाई चांस पूछ लिया तो आप कर पाए, अदरवाइज उसको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, जैसे ये हम ओके अभी जो मैम। स्टडी कर रहे हैं डेटा प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म, इसमें से 100% एक क्वेश्चन बनता है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपसे कंपैरिजन पूछ सकते हैं इसमें डेटा फ्लो और इन सब के तीनों मैकेनिज्म का, या फिर 2 मैकेनिज्म का कंपैरिजन पूछ सकते हैं, या उसको डिफरेंस पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि बाय नेम आपसे पूछ रहे हैं डिफाइन डेटा ड्राइवन या डिमांड ड्राइवन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने फर्स्ट एक जो पेपर हुआ है उसमें देखा था तो इससे एक क्वेश्चन आया था। आपका जो इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था वनस्टाइन कंडीशन या डेटा फ्लो डेटा डिपेंडेंसी वाला जो टॉपिक था, राइट। तो उससे भी वो आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं या फिर आपसे एग्जांपल कोई दे सकते हैं करने के लिए। तो वो जो डेफिनेशन है या डेटा डिपेंडेंसी कंडीशन है या पैरालिज्म है या लेवल ऑफ पैरालिज्म है, तो मतलब इस टॉपिक से आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकते हैं 100%, राइट। तो अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम जो भी मैंने इसके टॉपिक्स बताए कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ सकते हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन डिफरेंसेस जो हैं। तो ये क्लियर है सभी को, डेटा डिपेंडेंस डेटा ड्राइवन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें याद रखना है, दैट इज ईगर, फायर्ड, टोकन एंड ऑपरेंड, ठीक है। तो आप इसको इजीली याद रख पाएंगे, डेटा के थ्रू सारा ड्राइव होगा, यहाँ पर हमारी शेयर्ड मेमोरी यूज नहीं होगी, कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारा ऑर्डर्ड नहीं होगा, और ऑपरेशन तभी परफॉर्म होगा जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन के पास डेटा अवेलेबल होगा। तो इट मस्ट बी नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डेटा विल बी अवेलेबल, ठीक है। एंड रिजल्ट ऑफ डेटा टोकन, डेटा आर पास डायरेक्टली बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस। तो हम जो टोकन का यूज कर रहे हैं, दैट दिस इज आल्सो यूज फॉर डेटा, ठीक है। तो जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन को हम जो डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट इज डेटा टोकन, वो हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के बीच में इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करवाते हैं, एंड हम उसको एग्जैक्टली पास नहीं करवाते, बिकॉज जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हमारी वहां पर कॉपी ऑफ डेटा चलती है, तो हम कॉपी ऑफ डेटा को इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करवाते हैं। जो हम डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं या टोकन जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको हम रीयूज नहीं कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा फ्लो मशीन के लिए हम डेटा फ्लो नोड्स का एंड जो हम यूज करेंगे, एंड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनाएंगे, नोड एंड एजेस बताएंगे कि कैसे हमारा एग्जीक्यूशन होगा इंस्ट्रक्शन का, या कैसे हमारा ऑपरेट करेगा कोई इंस्ट्रक्शन किसी ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग, फायरिंग मींस फेच एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। अब डेटा फ्लो के फीचर्स क्या हैं, सो नो नीड ऑफ शेयर्ड मेमोरी, नो प्रोग्राम काउंटर एंड नो कंट्रोल सीक्वेंसर, ठीक है। तो ये हम कोई शेयर्ड मेमोरी का यूज नहीं करेंगे, प्रोग्राम काउंटर का यूज नहीं करेंगे, एंड कोई भी हमारा कंट्रोल सीक्वेंसर नहीं होगा काउंट करने के लिए कि हमारा कौन सा इंस्ट्रक्शन, कौन सा सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। स्पेशल मैकेनिज्म आर रिक्वायर्ड, कौन सी हमारी स्पेशल मैकेनिज्म इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी, टू डिटेक्ट डेटा अवेलेबिलिटी, वी हैव टू चेक डेटा आर डेटाज आर अवेलेबल और नॉट, ठीक है। मैच डेटा टोकन विथ इंस्ट्रक्शन नीडिंग देम, हमें क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा किसको, डेटा टोकन को, कि जो हमारे इंस्ट्रक्शन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेम, जो हम डेटा टोकन को जो हम डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमें यहाँ पर मैच करना पड़ेगा। सेकेंडली इनेबल चेन एंड चेन रिएक्शन ऑफ असिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे डेटा को, जो हमारे इंस्ट्रक्शन को जो डेटा अवेलेबल हो रहा है एंड देन वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, एक चेन हमारी इनेबल होगी।
तो जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हुए वो असिंक्रोनसली हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे वन बाय वन उस चेन के थ्रू, राइट। एडवांटेज क्या होगा, हाई पोटेंशियल फॉर पैरेललिज्म एंड थ्रूपुट, ठीक है। Why? Because we are not using shared memory, we are using data, and data data is available or present inside the instruction, ठीक है. So it provides the high potential for parallelism and throughput, freedom from side effects, ठीक है, because we are not using shared memory. Disadvantage क्या होगा, high control overhead, lost time waiting for unneeded arguments and difficulty in manipulating data structure, ठीक है. तो देखिए हर एक मैकेनिज्म के साथ कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेजेस होते हैं. अब हम यहाँ पर डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है. ये हमारा डेटा इंस्ट्रक्शन के लिए अवेलेबल होगा, हम उसको मैच करेंगे, फिर वो एग्जीक्यूट होगा. एक इस अकॉर्डिंगली हमारी एक चेन ऑफ साइकिल है वो चलती रहेगी, हमारा डेटा इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, ठीक है. बट समटाइम्स हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेटा के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है. कुछ अननीडेड आर्ग्यूमेंट्स भी हमारे उस डेटा में हो सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है. हमें उस डेटा को समटाइम्स मैनिपुलेट भी करना पड़ेगा. तो ये सारी डिफिकल्टीज हो सकती हैं किसमें हमारे, या ये सारे डिसएडवांटेजेस किसके हैं, डेटा ड्राइवन मैकेनिज्म के या डेटा फ्लो कंप्यूटर्स के, राइट. थर्ड क्या होगा आपका, डिमांड ड्राइवन मैकेनिज्म, ठीक है. डिमांड ड्राइवन नेम से समझ में आ रहा है, डिमांड, ठीक है. This demand driven mechanism used by the reduction computers, जो हमारे reduction computers हैं उनमें यूज होती है हमारी ये mechanism, ठीक है. So this demand driven mechanism we also called it demand driven computers, reduction machines and lazy computers. Okay, so in demand driven machines if there is a demand for the result then only the computation triggered, ठीक है. तो जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था C is equal to A plus B, ठीक है. तो उस इंस्ट्रक्शन के लिए हम डेटा प्रोवाइड करवा रहे थे, उसका ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे थे, उसका रिजल्ट मिल रहा था, तो वहां पे हम डेटा यूज कर रहे थे. डिमांड ड्राइवन मैकेनिज्म में बेसिकली हम कब हम उसे यूज करते हैं कि जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं एंड उस ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म करवाया है उसके रिजल्ट की अगर हमें डिमांड होगी तभी हम उस कंप्यूटेशन को ट्रिगर्ड कराएंगे, ठीक है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिमांड ड्राइवन. हम डिमांड होगी रिजल्ट की हम तभी उसे ट्रिगर कराएंगे, अदरवाइज हम उसे ट्रिगर नहीं कराएंगे, ठीक है. सो डेटा ड्राइवन मशीन्स टेक्स अ बॉटम अप अप्रोच एज इट सिलेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ देयर ऑपरेंड्स, ठीक है. अब आप देखिए हमने यहाँ पे बोला कि रिजल्ट की डिमांड होगी तब अभी हम उसे ट्रिगर कराएंगे. अब इंस्टेड ऑफ डिमांड ड्राइवन अगर हम डेटा ड्राइवन मैकेनिज्म्स जो था उसमें हम जो अप्रोच यूज कर रहे थे वो कौन सी यूज कर रहे थे, हम बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच कैसे यूज कर रहे थे, एज इट सिलेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ देयर ऑपरेंड्स, ठीक है. कि हमें ऑपरेशन जो परफॉर्म करवाना था वो क्या था, C इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है. तो हमें C में तो रिजल्ट स्टोर कराना था किसका, A प्लस B का, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे एडिशन. तो सबसे पहले हम ये चेक कर रहे थे कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है या नहीं A और B के लिए, ठीक है. तभी हम उसके लिए ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे थे. तो बेसिकली डेटा ड्राइवन मशीन से वो है जो आपका क्या करता है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है. डिमांड ड्राइवन मैकेनिज्म टेक्स अ टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है. डिमांड ड्राइवन मशीन में हम क्या करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच का यूज करते हैं. अटेम्प्टिंग टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन मींस डिमांड दैट वाइल द फाइनल रिजल्ट, ठीक है. तो हम डायरेक्टली क्या देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट जो है उसके रिजल्ट की हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है. अगर उसकी रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है मींस डिमांड है तभी हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है. सो दिस ट्रिगर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज ऑपरेंड एंड सो फर्दर. तो हम क्या करेंगे, अगर हमें रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है या डिमांड है तो हम जो हमारे इंस्ट्रक्शन जो है हमें एग्जीक्यूट करवाना है उनके ऑपरेंड्स को हम ट्रिगर कराते हैं कि आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये रिजल्ट आपको जनरेट करना है बिकॉज वी रिक्वायर्ड दिस रिजल्ट, ठीक है. So this is demand driven machines. Demand driven machine approaches naturally with functional programming language, ठीक है. तो हम किसका यूज करते हैं, बेसिकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आप लोगों ने लिस्प एंड स्कीम सुना होगा, ठीक है. तो ये हमारी नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिनमें हम डिमांड ड्राइवन मैकेनिज्म्स का यूज करते हैं. जो हमारी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है.
अब इसमें भी हम एक एग्जांपल लेकर हम बताते कि कैसे हम बॉटम अप अप्रोच का यूज करेंगे, राइट। तो आपका एक एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, a इज इक्वल टू b प्लस 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन c माइनस ब्रैकेट में d डिवीजन e एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब आपको सभी को बॉड मास का रूल पता होगा कि अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को या एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम बॉड मास का रूल फॉलो करते हैं, राइट। क्या होता है बॉड मास का रूल? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट यूज सॉल्व करते हैं, देन bracket, division, multiplication, addition and subtraction, right? So in data driven computation chooses a bottom up approach starting from b plus 1 and d divide e, then proceeding to the asterisk of multiplication operation and finally to the outermost operation minus, ठीक है। तो डेटा ड्राइवन मैकेनिज्म जो था हमारा, उसमें हम बॉटम अप अप्रोच का यूज करते इस एक्सप्रेशन के लिए। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते, जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट था b प्लस 1 ई वाला, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते, फिर सेकंड ब्रैकेट d डिवाइड e वाला, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते, देन हम मल्टीप्लिकेशन को करते, देन हम हमारा जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है इसको हम यूज करते सॉल्व करते यूजिंग बॉड-मॉस रूल, ठीक है। किसमें हम डेटा ड्राइवन कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, उसमें हम बॉटम अप अप्रोच का यूज कर रहे थे। बट डिमांड ड्राइवन मैकेनिज्म में वी आर सेइंग दैट वी आर यूजिंग अ टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो on the basis of demand we are solving first demanding the value of a which trigger the demand for evaluation the next level of expression, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे टॉप डाउन में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि a हमारा क्या रिजल्ट जनरेट करेगा। a हमारा रिजल्ट जो हमारा है वो जनरेट जो करेगा तो उसके लिए किसकी डिमांड होगी। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, a की। तो सबसे पहले किसकी डिमांड होगी हमें, a की। a क्या है, हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिमांड करेंगे वैल्यू की ए की, फिर ए जो है वो ट्रिगर करेगा, मीन डिमांड करना स्टार्ट करेगा जो हमारे नेक्स्ट लेवल के इंस्ट्रक्शन है उनको। तो फर्स्ट लेवल क्या होगा आपका बी प्लस 1, इस ब्रैकेट की डिमांड होगी, देन मल्टीप्लीकेशन की, देन मल्टीप्लीकेशन सी की, देन हमारा क्या होगा आपका डिवीजन ऑपरेशन, ठीक है। सो यहाँ पर demanding the value of a which triggered the demand for the evaluation for next level expression b plus 1 multiplication c and d division e, which is the turn trigger to the demand for the evaluation b plus 1 at the innermost level. The result are returned to the nested demander in the reverse order before a is evaluated, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन को हम दोनों अप्रोचेस से यूज सॉल्व कर रहे हैं। तो डेटा ड्राइवन में हम बॉड-मास का यूज करेंगे, बट डिमांड ड्राइवन में हम किसका यूज करेंगे, सबसे पहले जो हमारा रिजल्ट है उसको हम चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट का डिमांडर क्या है, ए हमारा क्या है, रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट के लिए हमें कौन से नेक्स्ट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी या डिमांड होगी, देन हम उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको करेंगे, देन इसको करेंगे, देन इसको, देन इसको, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में ये हमारा लेफ्ट टू राइट ये एग्जीक्यूट होते जाएगा जिस जिसकी हमारी डिमांड होगी। तो ये होगा हमारा डिमांड ड्राइवर मैकेनिज्म, राइट। So a demand driven machines correspond to lazy machine because operations are executed only when the result are required by another instruction, ठीक है। अब lazy machine हम इसे क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज डिमांड ड्राइवन मैकेनिज्म्स में ये हमारा अप्रोच कब अप्लाई होगा, जब उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट होने के लिए एग्जीक्यूट तब होगा जब उसके लिए रिजल्ट की रिक्वायरमेंट्स होगी। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो अगर उस इंस्ट्रक्शन को रिजल्ट जनरेट करना है या रिजल्ट प्रोड्यूस करना है और रिजल्ट के लिए उसको डिमांड होगी, तभी हम डिमांड ड्राइवन मैकेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लेजी मशीन, ठीक है। एंड डेटा ड्राइवन मैकेनिज्म क्या था, हमारा ईगर मशीन था, ठीक है। बिकॉज हम वहां पर जो डेटा था वो किसका जो डेटा अवेलेबल हमारा प्रेजेंट है, हम इंस्ट्रक्शन के लिए हम उसको ईगरली वेट कर रहे थे कि जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन उसके लिए डेटा प्रेजेंट हो और हम उससे ऑपरेशन परफॉर्म कराएं, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ईगर मशीन, दिस इज डिमांड ड्राइवन इज लेजी मशीन।
So this data driven are called eager machine because operations are carried out immediately after all the operands becomes available. जो भी operands या data हमारे available होते थे और है ना immediately उसका operation perform करते थे. But demand driven में जब तक हमें result की requirements नहीं होगी, result की demand नहीं होगी, तब तक हम operation को perform नहीं करते हैं, right? तो advantage इसमें क्या होगा, ये भी हमारा high parallelism potential होगा, easy manipulation of data structure. नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है. Just a minute, मैं बस advantage and disadvantages बता रही हूँ. And only execute required instructions. ठीक है, तो manipulation इसमें easy होगा, high potential parallelism यहाँ पर present होगा, and हमें जो भी हमारा execution अगर required, जो भी हमारा result required है तभी हम उसे execute करेंगे, otherwise नहीं करेंगे. Disadvantage क्या होगा, इसमें हम shared memory का use नहीं करेंगे, and यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर और का यूज नहीं करेंगे. They do not share object with changing local state and do not require time to propagate demand token. ठीक है, तो डिमांड जो टोकन्स था उनका भी यूज नहीं करेंगे, शेयर मेमोरी का यूज नहीं करेंगे, राइट. तो ये 3 टाइप्स के आपके पैरेललिज्म है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे एंड इनकी आर्किटेक्चर्स देखेंगे. ओके, सो कल 8:20 से 9:40 तक आपकी 2 क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी. ओके, you can leave the meeting.